हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम मिश्रा पर। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे पिछली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की क्लास का पहला टॉपिक है चुंबकत्व। चलिए इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है प्राकृतिक चुंबक किसका बना होता है, तो ये लोहे के ऑक्साइड का बना होता है और इसका सूत्र क्या होता है, Fe3O4 होता है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है और वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व का मान क्या होता है, तो चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है और वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व का मान क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 होता है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। इसमें इसके विषय में नहीं पूछेगा, जो पॉइंट पूछने वाला है एग्जाम में उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है, या इसको टेस्ला भी बोला जाता है। एग्जाम में जो ऑप्शन दिया होगा तीनों में से वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब देख लेते हैं हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं कैसी होती है, तो बल रेखाएं पास पास होती है। अगला पॉइंट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चुंबकीय पदार्थ का पहला टाइप क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देख लेते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। एग्जाम में इसका डेफिनेशन नहीं पूछता है, एग्जाम में क्या पूछता है, जो फैक्ट होते हैं उसको पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जस्ता किसका उदाहरण है, तो जस्ता प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। या बिस्मथ भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नमक किस चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो नमक किस चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है,
प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है अनुचुंबकीय पदार्थ। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थ के विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी चुंबकीय हो जाते हैं। और चलिए इसका भी फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रोमियम किस पदार्थ का उदाहरण है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है लौह चुंबकीय पदार्थ। चलिए लौह चुंबकीय पदार्थ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात इसके उदाहरण हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहा किस चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोबाल्ट किस चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो ये भी लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है डोमेन। देख लेते हैं डोमेन क्या होता है। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान देके समझिएगा। देखिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। देखिए पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान कितना होता है, तो 0.4 गॉस होता है या 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है परमाणु भौतिकी। सबसे पहले तो हम लोग परमाणु के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए परमाणु वे सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु के कितने मूल कण होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन किसका चक्कर लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं जिसके कारण यह उदासीन होता है। अगला पॉइंट है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दे कि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और ये पूछ दे कि द्रव्यमान कितना होता है, तो होता है द्रव्यमान उसका 1.672 × 10⁻27 kg होता है। एग्जाम में क्वेश्चन जब ये पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो यह धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है
पोजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। ठीक है, और अगला पॉइंट है फोटॉन की खोज किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन ने किया था। अगला पॉइंट है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। चलिए अगले पॉइंट रेडियो सक्रियता के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकेरेल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है गामा किरणें अल्फा एवं बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती है। रॉबर्ट प्यूरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेडियम की खोज किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट प्यूरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने किया था। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वालों किरणों की पहचान सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरणों की होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा किरण की होती है। अगला पॉइंट है एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितने इकाई की कमी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इकाई की। जब ये पूछे कि द्रव्यमान संख्या में कितने इकाई की कमी होती है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इकाई की कमी होती है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितने इकाई की कमी होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 इकाई की। और जब ये पूछे कि द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी-फाजन नियम कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेडियो सक्रियता की माप किस में की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? GM काउंटर में की जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए अगला पॉइंट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे अपेक्षिता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इस द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा क्या हो जाएगी? E=mc²। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? E=mc²। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में मिला। और जब ये पूछे कि आइंस्टीन किस देश के रहने वाले थे तो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। चलिए सबसे पहले नाभिकीय विखंडन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। यानी जब एक भारी नाभिक 2 भागों में टूट जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन।
देखिए विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रासमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक 2 खंडों में विभाजित हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले नाभिकीय विखंडन कौन से वैज्ञानिक ने दर्शाया था। ठीक है, या दिखाया था, तो स्ट्रासमैन एवं हॉर्न ने दिखाया था। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है परमाणु बम यानी एटम बम। चलिए इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 अगस्त को। और जब ये पूछे कि नागासाकी पर कब गिराया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 अगस्त 1945 को। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अमेरिका ने जो दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फैट मैन। फैट मैन। ठीक है, उस बम का नाम फैट मैन था। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर। चलिए इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रो फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रो फर्मी के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारी जल यानी D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मंदक का कार्य क्या होता है, तो मंदक का कार्य रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना होता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिकीय विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग। चलिए देख लेते हैं नाभिकीय रिएक्टर का क्या उपयोग है। इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, वह अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, नाभिकीय संलयन बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर।
अगला पॉइंट है सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा या तारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10 के पावर 8 केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन बम। चलिए इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1952 में किया। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा कितना अधिक शक्तिशाली है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड। देखिए, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। अगला पॉइंट है दुग्ध मेखला। ठीक है, इसके विषय में देख लेते हैं। देखिए, हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा या मंदाकिनी का सदस्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आकाश में कुल 89 तारामंडल है। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिनमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके अपना राय दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अब तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए।